अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हादिया के ज़ुमरे गुफ्त शुनीद में आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है डॉक्टर निखत उरूज। एक डाउन सिंड्रोम बेबी पर हम इनसे डिस्कशन करेंगे, जो पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट है और इनका जो चाइल्ड हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट केयर यूनिट है, उस यूनिट में ये इनके पास डाउन सिंड्रोम चाइल्ड के ये प्रॉब्लम्स को देखती हैं और इनके को रिहेबिलिटेट करती हैं, बच्चों को थेरेपी भी देती हैं। तो मोहतरमा निखत उरूज, डॉक्टर निखत उरूज साहिबा, आज आपसे हमारा पहला सवाल ये रहेगा कि सबसे पहले हमारे नाजरीन को आप ये बताएं कि चाइल्ड डाउन सिंड्रोम क्या चीज है और डाउन सिंड्रोम क्या है, इसको तफसील से आप समझाएं कि कैसे उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो बच्चे डाउन सिंड्रोम का शिकार हो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा और किन बच्चों को डाउन सिंड्रोम बेबीज कहा जाएगा और डाउन सिंड्रोम असल में है क्या चीज। डॉक्टर निखत उरूज साहिबा, आपसे आपके सामने ये सारी तफसीलात पेश करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। आपकी पूरी हादिया टीम का बहुत शुक्रगुजार है कि आपने यहाँ इनवाइट किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के अकॉर्डिंग से हमने आज यहाँ ऑर्गेनाइज किया है आपकी टीम ने। तो सबसे पहले बात अगर डाउन सिंड्रोम की हो रही है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डाउन सिंड्रोम ये एक जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जीनियाती एक डिसऑर्डर है, जिसमें नॉर्मली अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारा बॉडी जो है सेल्स, बहुत नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर जो है बनता है, फॉर्म होता है। तो और वो जो सेल्स होते हैं उसकी जो पेयर्स होती है वो 23 होती है नॉर्मल बॉडीज में। लेकिन अगर जब एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो जाता है और एबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से एक कॉपी ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा अगर फॉर्म हो जाए हमारे जिस्म के अंदर, तो उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम का ये एक बेसिक और फंडामेंटल कॉज माना जाता है कि अगर डाउन सिंड्रोम बेबीज है तो उनके अंदर क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, क्रोमोसोम 21 की इंस्टेड ऑफ 2 कॉपीज। तो ये एक बेसिक कॉज है। और इसके अलावा हमको अगर डायग्नोज करना है तो उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी होते हैं, जैसे कि अगर हम बेबी के बर्थ से पहले भी ये चीज मालूम की जा सकती है, इस बच्चे की दुनिया में आने से पहले भी डाउन सिंड्रोम को डायग्नोज किया जा सकता है। और उसके कुछ टेस्ट होते हैं, 2 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है। तो सबसे पहले हम स्क्रीनिंग टेस्ट को देख ले तो स्क्रीनिंग टेस्ट ब्लड टेस्ट होता है, एक तरह का ट्रिपल टेस्ट होता है ये, जिसमें हमारे ब्लड के अंदर स्पेशली मदर के ब्लड के अंदर देखा जाता है कि वो सेल्स फॉर्म हो रहे हैं या एब्डोमिनल सेल डिवीजन हो रहा है या नहीं। और तीन तरह के टेस्ट मिलकर ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें सोनोग्राम, जिसे हम सोनोग्राफी भी कहते हैं, वो भी टेस्ट इसके साथ कंबाइन होता है। तो ये 3 टेस्ट मिलकर एक टेस्ट होता है जो डाउन सिंड्रोम के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, जिसे ट्रिपल टेस्ट कहते हैं और स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट के बहुत सारे फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आने की वजह से ये टेस्ट एक्यूरेट नहीं होता है और बहुत बार इसमें चूक होने की वजह से बेबी डाउन सिंड्रोम रहने के बाद भी डायग्नोज नहीं हो पाता है। और बहुत बार ऐसे होता है कि डाउन सिंड्रोम नहीं है लेकिन फॉल्स रिपोर्ट आने की वजह से बेबी को डाउन सिंड्रोम जो है बता दिया जाता है। तो इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट को रिलाय ना करते हुए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट पर आते हैं और स्क्रीनिंग टेस्ट 15 से 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी में किया जाता है। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट भी दो तरह के होते हैं, जिसमें एक सीवीएस होता है और एक होता है एमनियोसिंथेसिस। सीवीएस कोरियोनिक वेलस सैंपलिंग टेस्ट होता है, जो नॉर्मली 9 से 15 हफ्तों के दरमियान किया जाता है, जिसमें ये एक वन ऑफ द बेस्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया माना जाता है डाउन सिंड्रोम के लिए। और सेकेंड जो टेस्ट होता है वो एमनियोसिंथेसिस होता है, जो नॉर्मली 15 हफ्तों के बाद, प्रेगनेंसी के 15 हफ्तों के बाद जो है किया जाता है। और ये दोनों टेस्ट जो है 99% एक्यूरेट रेट इनका होता है, इसलिए इसमें पता चल जाता है कि बेबी को डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। और अब रही तीसरी बात कि अगर हमने टेस्ट नहीं किया और पैदाइश के बाद हम कैसे पता करें कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है या नहीं, तो उसके लिए हमको बच्चे के कुछ एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, फिजिकल फीचर्स होते हैं, जिसे देखकर भी पता लगाया जा सकता है कि बच्चे का डाउन सिंड्रोम है या नहीं। कि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं डाउन सिंड्रोम के वो शॉर्ट स्टेचर होते हैं, यानी उनकी हाइट कम होगी,
फेस से हम जो है पता लगा सकते हैं कि ये जो ब्रिज ऑफ आवर नोज है, जो नाक का हमारा ये ब्रिज होता है, ये डाउन सिंड्रोम में फ्लैट होता है। उस वजह से यहाँ पर फ्लैटन फेस उनका होता है। अब बच्चों के कान जो है शॉर्ट होते हैं। नॉर्मली ये हमारी आइरिस जो है कान के ईयर पिन्ना को टच होती है, लेकिन डाउन सिंड्रोम के बेबीज में ये ईयर पिन्ना डाउन होने की वजह से कान को टच नहीं होगी। ये एक उसका एक्सटर्नल फीचर है। बच्चों के हाथ जो है वो छोटे होंगे और पैर भी जो है छोटे होंगे। तो ओवरऑल शॉर्ट स्ट्रेचर होता है डाउन सिंड्रोम बेबीज का। और बहुत बार जुबान जो होती है डाउन सिंड्रोम बेबीज की, नॉर्मली हमारी जुबान अंदर होती है, लेकिन 99% डाउन सिंड्रोम बेबीज की जुबान का टिप जो होता है वो बाहर निकला हुआ होता है। तो ये बेसिक कॉजेस और रीजंस है डाउन सिंड्रोम। जी शुक्रिया, आपने इसको तफसील से बताया और मेडिकल की जबान में जो डाउन सिंड्रोम के बेबीज होते हैं वो किस तरह होते हैं ये बताया आपने, समझाया, जज़ाकल्लाह इसके लिए। साथ ही मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो अमूमन ये लोग ये समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से जैसा भी बच्चा पैदा हुआ है ये अल्लाह की तरफ से है। सवाल ये है कि इस तरह के बच्चे क्या थेरेपीज के जरिए से रिकवर किए जा सकते हैं, नॉर्मल लाइफ को गुजार सकते हैं? और अगर वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं और थेरेपी की जा सकती है तो कौन सा अप्रोच पेरेंट्स ने अख्तियार करना चाहिए जिनके घर में इस तरह के बेबी पैदा हो जाए, तो फिर उन्होंने कौन सा मतलब स्टेप लेना चाहिए? जी, बिल्कुल डाउन सिंड्रोम बेबीज जो है बिल्कुल रिकवर हो सकते हैं। अबाउट 90% उनका रिकवरी रेट है डाउन सिंड्रोम बेबीज का आफ्टर थेरापेटिक अप्रोच। थेरापेटिक अप्रोच के बाद ही जो है बच्चों के अंदर एक सुधार आता है, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ थेरेपीज बच्चों को देनी होती है। जैसा कि डाउन सिंड्रोम बेबीज का जो मसल का टोनिंग होता है वो बहुत लो होता है, और स्पीच का उनका डिफिकल्टी होती है। बहुत बार बहुत सारे डाउन सिंड्रोम बेबीज को हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, वो सुन नहीं सकते हैं। तो ये चीजें जो है बच्चों को आगे डेवलपमेंट में और बहुत बार जो है उनकी कॉग्निशन लर्निंग एबिलिटीज में भी मानी होती है। तो ये चीज को सॉल्व करने के लिए स्पीच थेरेपी, रेमेडियल थेरेपी और फिजियोथेरेपी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर डाउन सिंड्रोम बेबीज। अगर हम इनको राइट टाइम पर राइट थेरेपीज स्टार्ट कर दे, और स्टार्ट में तो फिजियोथेरेपी की ही नीड होती है क्योंकि ओवरऑल बच्चे का डिले होता है। लाइक के नॉर्मल बच्चों को 3 से 4 महीने में गर्दन आ जाती है, लेकिन डाउन सिंड्रोम के बेबीज को गर्दन आने में भी परेशानी होती है। 6-8 महीने तक भी उनकी गर्दन वो संभाल नहीं सकता है। तो वो डेवलपमेंटल एक डिले है, बैठ नहीं सकेगा, सब चीजें उसकी लेट लेट होगी। तो ये चीजें अपने टाइम पर हो जाए तो उसके लिए फिजियोथेरेपी में पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो अर्ली स्टेज में चालू कर लेने से मसल टोन का भी मसला हल होगा, तो बैलेंस और पोस्चरल कंट्रोल बेबीज को आएगा, और उनका जो डिले है वो नियर टू नॉर्मल आएगा। डाउन सिंड्रोम बेबीज पूरी तरह रिकवर तो नहीं होंगे, लेकिन उनका रिकवरी रेट अबाउट 90 to 95% है कि वो नियर टू नॉर्मल लाइफ डाउन सिंड्रोम बेबीज जी सकते हैं। ये बोलकर कि ये बच्चा स्पेशल चाइल्ड है या ये कुछ नहीं करेगा, तो ये एक मिथ है। इस मिथ को हमको दूर कर डाउन सिंड्रोम बेबीज को एक नियर टू नॉर्मल लाइफ हम दे सकते हैं, क्योंकि एक कॉज इनका मेंटल सब नॉर्मेलिटी का भी होता है डाउन सिंड्रोम में। लेकिन उनके अंदर ये देखा गया है कि एक 2011 में एक डाउन सिंड्रोम बेबी वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू ड्राइव अ कार एंड विन द रेस इन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में एक गोल्ड मेडलिस्ट जो था 2011 में, वो एक डाउन सिंड्रोम बेबी था। स्पेशल डाउन सिंड्रोम का वो केस था, लेकिन उसको ट्रेनिंग दी गई, उसने 3 से 5 ट्रायल के बाद ही पार्टिसिपेट किया और ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो अगर हम उनको प्रॉपर अप्रोच करते हैं, प्रॉपर लर्निंग्स और प्रॉपर थेरेपेटिक इंटरवेंशंस अगर उनको देते हैं, तो डाउन सिंड्रोम बेबीज कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो एक बात अहम ये आपसे आपसे पूछनी है, ये पूरे ही कंप्लीट जो जो डाउन सिंड्रोम बेबीज आइडेंटिफाइड बेबीज हैं, तो क्या उनका मेंटल प्रॉब्लम डायग्नोज होता है या किसी का फिजिकल भी होता है? दोनों में से कौन सी थेरेपी, यानी फिजिकल करने के बाद वो किसी फिजिकल फील्ड में जा सकते हैं या उनके मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं? इस पर भी आप रोशनी डालें कि ये वो सब कॉमन रहते हैं या कुछ अलग अलग केसेस भी होते हैं इसमें। देखिए, ये चीज डिपेंड होती है चाइल्ड टू चाइल्ड, ये चीज वेरी होती है कि हर बच्चा नॉर्मली, अगर हमारे घर में भी 5 बेबीज है तो सबका एक अलग इंटरेस्ट होगा, अलग डेवलपिंग एंड ग्रोइंग पावर होगा। तो वैसे ही अगर डाउन सिंड्रोम बेबीज है तो सबका अपना एक डेवलपिंग और ग्रोइंग पावर होता है।
कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चे को लेट होता है। तो ये चीज है कि फिजियोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल दोनों उसको जो है नीड रहेगी, क्योंकि मेंटल सब नॉर्मेलिटी डाउन सिंड्रोम बेबीज में नॉर्मली होती है। तो हम ये एक्सपेक्ट करना भी कि वो पूरी तरह से एक नॉर्मल लाइफ जी या पूरी तरह एक नॉर्मलसी में आ जाए, तो ये चीज भी हम जो है एक्सपेक्ट करना हमारे लिए मुनासिब अप्रोच नहीं होगा। हमें डाउन सिंड्रोम को पहले एक्सेप्ट करके उसको एक नियर टू नॉर्मल लाइफ हमको देनी है। और नॉर्मली डाउन सिंड्रोम का एक कॉज ये भी है कि मदर की एज भी जो है उसमें एक फैक्टर होती है कि डाउन सिंड्रोम बेबीज जो देखे गए हैं वो मोस्टली 30 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन के अंदर डाउन सिंड्रोम बेबीज को जो है रेशो जो है ज्यादा पाया गया है। और उसमें एक रीजन उनका एक स्ट्रेस फैक्टर भी है कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में बेबी कंसीव हो रहा है तो उस टाइम पर भी एब्नॉर्मल सेल डिवीजन होने की वजह से एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बॉडी के अंदर फॉर्म हो जाता है, जो डाउन सिंड्रोम का रीजन बनता है। और उसके बाद वो बहुत बार ये होता है कि फॉलिक और विटामिन B12 का एक्सेस यूज की वजह से भी बहुत बार एक चीज ये है कि डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। नॉर्मली फॉलिक एसिड और विटामिन B12 तो प्रेगनेंसी के दौरान जरूरी होता है, लेकिन अगर ये चीज एक्सेस हो जाए बॉडी के अंदर तो वो भी चीज जो है डाउन सिंड्रोम का रीजन बन सकती है। डॉक्टर साहबा, मैं यहाँ पर आपसे स्पेशली ये पूछना चाहूंगी, जैसा कि अभी आपने बताया कि डाउन सिंड्रोम बेबी यानी कि एबनॉर्मल बेबी जो फिजिकली फिट नहीं होता है, आम बच्चों के मुकाबले में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इस बच्चे का एक रीजन, जैसा कि आपने कहा कि माँ की मदर की जो एज है वो भी इफेक्ट करती है, तो इसको थोड़ा सा आप तफसील से समझाइए कि माँ की एज मतलब ज्यादा उम्र में शादियां जो हो रही हैं लड़कियों की, वो आप कहना चाह रही हैं, या फिर कौन सा उसका रीजन है? थोड़ा सा एक मरतबा तफसील से हमारे नाज़। देखिए, मदर एज से मुराद हमारी यही है कि शादी कोई भी एज में हो सकती है, 20 से 30 के बीच में भी हो, लेकिन बहुत सारे लोग आफ्टर 30 अगर उनका मैरिज हो रहा है तो नॉर्मली ये जो रिसर्चेस आई है सामने, तो वो मदर की एज नॉर्मली 30 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन में डाउन सिंड्रोम बेबीज का रेशो ज्यादा पाया गया बनिस्बत 30 से कम उम्र खवातीन के। तो 30 से ज्यादा अगर उम्र में खवातीन है और उस टाइम पर अगर उनका स्ट्रेस भी अगर वो है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी है बहुत ज्यादा, जैसे स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस के अलावा वर्क प्रेशर एक होता है, और बहुत सारी लेडीज खवातीन को हम देखते हैं कि वो वर्किंग वुमन होती है, तो उसी टाइम पर उनका जो है स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। तो स्ट्रेस लेवल हाई होने की वजह से और उम्र ज्यादा होने की वजह से ये दोनों चीजें जो है एक रीजन बन सकती है डाउन सिंड्रोम होने का। तो मतलब जो घरों में प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ससुराल और मैके के ताल्लुकात की वजह से या हस्बैंड के कंपैटिबिलिटी ना होने की वजह से जो भी स्ट्रेस आएगा उसका भी एक सबब बच्चे पर ये असर पड़ सकता है, जैसा आपने समझाया। मैं सही समझी हूँ? आप बताएं, ये स्ट्रेस उन पर डेवलप मतलब या हाउस होल्ड वर्क प्रेशर हो, या आप आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ द हाउस जाके जो वर्किंग वुमन है उनका वर्क प्रेशर हो जॉब वगैरह का, या घर में होने वाले तनाज़ात या कॉपरेशन ना होने की वजह से जो स्ट्रेस अगर खवातीन को हो रहा है, तो वो स्ट्रेस और एज अगर 30 से ज्यादा है तो ये दोनों भी एक रीजन हो सकता है डाउन। चले, ये अब मैं आपका जो है आपने काफी तफसील से इसको समझाया कि रिकवर करने के लिए अगर पहले ना हो उसके प्रिकॉशन कैसे लिए जाए कि कोई बच्चा एबनॉर्मल ना हो, और एबनॉर्मल अगर हो जाए तो फिर क्या इनकी कंडीशन हो, यानी कि कैसे थेरेपी दें और कैसे उसको एक्सेप्ट करें और नॉर्मल ना समझें। आपने तफसील समझाया। मुझे आपसे ये समझना है कि उमूमन ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कॉमन, तो मैं मुसलमान पेशेंट्स की या फिर मुसलमान डाउन सिंड्रोम बेबीज की बात करूं तो क्या पेरेंट्स का अप्रोच ऐसे होता है कि वो उनका इलाज कराना पसंद करते हैं और उनको डेवलप करने की इच्छा रखते हैं? क्या ऐसे केसेस ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर अदर्स, या फिर कम है, या फिर अल्लाह वाली बच्चा यानी कि बस ऐसे ही बच्चा इसको छोड़ दे नॉर्मल टाइप में, इस तरह का अप्रोच है? क्या होना चाहिए, इस पर आप आखिरी में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। जी, हमारे पास 6 ईयर की प्रैक्टिस में, यानी जो 6 ईयर की प्रैक्टिस हमारी अभी हो गई है पीडियाट्रिक्स फिजियोथेरेपी में, तो इन पास 6 ईयर्स में हमारा स्पेशली जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है तो वो 50-50 रहा है। इट इज नॉट रिलेटेड टू ओनली आवर कम्युनिटी के मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा होता है, बल्कि बहुत सारे अदर कम्युनिटीज में भी ये हमने देखा है कि रेशो 50-50 है,
कि बहुत बार एक मिथ या फिर एक ये मिसकंसेप्शन आ जाता है कि ये अल्लाह वाले हैं या ये भगवान का दिया हुआ है, तो उसको वो बोलकर ट्रीट करना छोड़ देते हैं। लेकिन अभी रिसेंट जो पास्ट 1 से 2 साल में जो हमने देखा कि अभी लोगों के अंदर ये चीज़ को लेके अवेयरनेस बहुत काफ़ी बढ़ गई है। तो इस बात की खुशी होती है कि दोनों कम्युनिटीज़ में भी, अदर कम्युनिटीज़ में भी और हमारी कम्युनिटी में भी, कि पेरेंट्स जो है या तो डे 1 से भी अप्रोच करते हैं, अगर उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चल जाए तो आफ्टर बर्थ वो फर्स्ट मंथ से जो है थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ ये है कि विद इन 1 ईयर वो जो है थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और वो रेशियो के जो नहीं मानते हैं तो वो 50-50 रेशियो है कि ऐसे है बहुत से लोग जो राइट अप्रोच नहीं करते हैं और उसको बच्चे को सिर्फ मेडिकेशन के भरोसे या फिर मेडिकेशन भी नहीं देते और उसको छोड़ देते। ये भी कंफ्यूजन हमारा क्लियर हुआ कि हमारे पास मुस्लिम कम्युनिटी में भी बच्चों के ट्रीटमेंट की तरफ अवेयरनेस बढ़ा है और अप्रोच कर रहे हैं। मतलब ये जो अब तक एक क्रिएट किया हुआ मतलब वो था, एक फेक बात फैलाई गई थी, वो कम है कि नहीं, अप्रोच बढ़ रहा है और कर रहे हैं और करना चाहिए। जिन लोगों के डाउन सिंड्रोम बेबी है उसको मतलब खुदा की तरफ से है ये समझते हुए एफर्ट्स लेना चाहिए और उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए एफर्ट्स लेना चाहिए, पेरेंट्स ने भी और लोगों ने भी। और सबसे बेहतर चीज तो यही है कि पेरेंट्स जो है मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस बात का ख्याल रखें, जैसा कि आपने कहा कि स्ट्रेस ना लें। दूसरी बात ये आपने कही है कि एज का, जैसा कि अभी उम्र बढ़ाई जा रही थी शादी की, तो उसमें भी ख्याल रखें कि एज जो बढ़ाना है, ज्यादा डिले करते हैं शादियों को और दूसरे इफेक्ट्स की वजह से, तो इस तरह वो जनरेशन के लिए खसारा हो सकती हैं, ये तवज्जो करना चाहिए। और थर्ड वन ये कि अगर बच्चा हो जाए तो फिर इस तरह से उनको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए कि वो इलाज करवाएं, उसको रिहेबिलिटेट करें और उसे किसी काबिल बनाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर, आपने हमारा वक्त दिया गुफ्तशनीद के लिए हवाले से। इंशाअल्लाह हम आपसे और इस्तेफादा करते रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।